नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। तो नवंबर महीने के महत्वपूर्ण 80+ क्वेश्चन जो पूरे महीने में बने थे व्याख्या सहित हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के नवंबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अजमेर में पुष्कर मेले का उद्घाटन कब किया गया था? तो राजस्थान का जो मशहूर मेला है पुष्कर मेला 1 नवंबर से शुरू हुआ था और CM अशोक गहलोत द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पुष्कर मेला है वो तीर्थ नगरी पुष्कर अजमेर में 1 से लेकर 8 नवंबर तक आयोजित किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से पुष्कर चलो अभियान के तहत जो लाखों सैलानियों को यहां पर आमंत्रित भी किया गया था। इस 8 दिवसीय पुष्कर मेले में इस बार जो चर्म रोग लंपी के कारण है वो पशु मेले का आयोजन है वो नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में पहली बार आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजन में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो 12 से लेकर 14 नवंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। पहली बार आवा यानी आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजन में ये जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल अभिव्यक्ति सीजन 2 का आयोजन किया गया था। इस 3 दिवसीय लिटरेरी फेस्टिवल में इसके समानांतर कई सत्र भी आयोजित किए गए थे, जिसमें सोशल इन्फ्लुएंसिंग, कावर्ड आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग समेत एंटरप्रेन्योरशिप पर वर्कशॉप इसमें आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी कब से कब तक आयोजित की गई थी? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा राज्य के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में 6 नवंबर से यह प्रदर्शनी शुरू हुई थी, जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक, कोटाडोरिया, पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट वर्क का इसमें प्रदर्शन किया गया था, जिसमें राज्य के 10 शिल्प समूह को इस नवाचार में सहभागिता का अवसर है वो मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रतापगढ़ के जो निवासी विधिवेत्ता एवं पूर्व उप शासन सचिव गृह विभाग में डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल, जी हाँ, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल, जिनको अणु विभाग के अणुव्रत गौरव सम्मान से नवाजा गया था। धर्म संघ कार्यकर्ता राजकुमार डाक के अनुसार 31 अक्टूबर को छापर में आयोजित किए गए 73वें अणुव्रत अधिवेशन में तेरापंथ दो धर्म संघ के 11वें आचार्य महाशरमण जी और अणुव्रत विश्व भारती के जो मुख्य ट्रस्टी तेजकरण सुराणा द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 1 नवंबर को मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो PM मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, ध्यान रखना, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मानगढ़ धाम, जहां पर 1913 में ब्रिटिश सेना द्वारा लगभग 1500 आदिवासी है वो उसमें मारे गए थे, जो इसके संबंध में स्मृति में स्मारक बनाया गया है, जो गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित है, जो एक बड़ी जनजातीय आबादी वाला क्षेत्र है मानगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के अनुसार, प्रदेश में निर्यात में बढ़ोतरी करने के लिए अगले साल 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में, ध्यान रखना, जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन किया जाएगा। उद्योग भवन में आयोजित जो काउंसिल की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर ज्वेलरी, सेरेमिक एवं अन्य उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए रणनीति बनाने की उसमें बैठक है वो आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के विभिन्न विभागों की विभिन्न सेवाओं को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था।
जिसमें राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत जो सरकार की विभिन्न सेवाओं को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। इस मंजूरी से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को सुगमता से मिल सकेगा। इससे विभिन्न विभागों की जो सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 4 नवंबर से वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डूंगरपुर जिले में 4 नवंबर को जो डूंगरपुर जिले का स्थापना दिवस के अवसर पर जो जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 4 नवंबर को वागड़ महोत्सव का आगाज है वो डूंगरपुर में किया गया था। इस 3 दिवसीय डूंगरपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर वागड़ महोत्सव में प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। डूंगरपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के अंत में मेवाड़ के सांवत सिंह के छठे वंशज रावल वीर सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो CMIE की ओर से अक्टूबर 2022 में जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर 31.8% हरियाणा में है और राजस्थान की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी में राजस्थान का दूसरा स्थान है। 30.7% बेरोजगारी दर है वो राजस्थान में है। भारत की बेरोजगारी दर सितंबर में 6.4% से बढ़कर अक्टूबर माह में यह 7.8% हो गई थी। तो CMIE की जो बेरोजगारी पर आधारित आंकड़े जारी करने वाला विश्वसनीय प्रतिष्ठान माना जाता है। बेरोजगारी दर के आकलन के लिए यह संस्था सरकारी स्रोतों से जानकारी जुटाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है? तो 3 नवंबर को जारी किए गए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में राजस्थान सहित 6 राज्यों को, जी हां, राजस्थान सहित 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। इसमें जिन 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग दी गई है, जिसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। इन राज्यों ने 2020-21 में जो लेवल 2 का स्कोर 901 से 950 तक हासिल किया था। आपको बता दें कि कोई भी राज्य अब तक लेवल 1 का उच्चतम स्कोर है वो हासिल नहीं कर पाया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण करते हुए ये सूचकांक है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी DGP उमेश मिश्रा कौन से पुलिस महानिदेशक राजस्थान में बने हैं? तो आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी DGP उमेश मिश्रा जो 3 नवंबर को पुलिस मुख्यालय में निवर्तमान पुलिस महानिदेशक ML लाटर से इन्होंने कार्यभार है वो ग्रहण किया है। ये राजस्थान पुलिस के 35वें DGP होंगे उमेश मिश्रा। ध्यान रखना, 35वें राजस्थान पुलिस के पुलिस महानिदेशक बने हैं उमेश मिश्रा। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक रहेगा। उमेश मिश्रा जिनका जन्म 1 मई 1964 को कुशीनगर यूपी में हुआ था। उमेश मिश्रा अगस्त 2021 से DG इंटेलिजेंस के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्हें साल 2007 में पुलिस मेडल और वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग कॉन्क्लेव जयपुर बुकमार्क का कौन सा संस्करण, जिसका आयोजन 19 से लेकर 23 जनवरी को किया जाएगा अगले साल? तो जयपुर बुकमार्क का जो 9वां संस्करण है जो 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 में जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समानांतर चलने वाला जयपुर बुकमार्क पब्लिशिंग इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक मंच पर प्रदान करने के लिए और प्रकाशन के विविध पहलुओं पर यह प्रकाश डालेगा। पब्लिशिंग के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का ये 9वां संस्करण है जो कला और बिजनेस पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण 10 से लेकर 13 नवंबर तक कहां आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में उद्योग विभाग के अनुसार जो प्रतिष्ठित इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का जो 11वां संस्करण है जो 10 से लेकर 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में जो जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर JECC में इसे आयोजित किया गया था। तो JECC में 10 से लेकर 13 नवंबर तक ये इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का 11वां संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें प्राकृतिक पत्थरों, सहायक उत्पादों और सेवाओं को व्यापक स्तर के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें भारत सहित विदेशों से तकरीबन 350 से अधिक प्रदर्शक इसमें हिस्सा लिए थे।
गुजरात और ओडिशा स्टेट के पवेलियन इसमें बनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन में तुर्की, ईरान और पुर्तगाल जैसे जो आर्टिस्ट यहाँ पर प्रदर्शित है वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 से लेकर 19 नवंबर तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जोधपुर जिले के तिंवरी में 15 से लेकर 19 नवंबर तक ये 5 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे आयोजित किया गया था जोधपुर में। यह शिविर महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कस्तूरबा गांधी को समर्पित हुआ था। इस शिविर में प्रदेश से लगभग 500 महिलाओं की भागीदारी रही थी, जिसमें हर जिले से विभिन्न वर्गों की 10-10 महिला प्रतिनिधि इसमें शामिल हुई थी। प्रतिभागियों को जरूरी सुविधाएं के लिए शांति और अहिंसा निदेशालय है वो इसका समन्वय किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर सेतु सम्मान योजना लॉन्च की है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में ट्रांसजेंडर्स के लिए सम्मान योजना है वो लॉन्च की गई है, जिसके तहत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर्स को लिंग बदलवाने के लिए ऑपरेशन इसमें करवाया जाएगा। सरकार के द्वारा ये लिंग बदलवाने के लिए ऑपरेशन करवाने हेतु ट्रांसजेंडर्स को इसमें 2.5 लाख रुपए की आर्थिक रूप से सहायता राशि दी जाएगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा तो ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्थान कोष का भी गठन किया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया था। तो राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो बहुत ही 3 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बने हैं। एक ट्रांसजेंडर्स उत्थान कोष जिसके लिए 10 करोड़ का बजट, दूसरा किन्नर दिवस जो 20 नवंबर को मनाया गया है, तीसरी सम्मान योजना जो ट्रांसजेंडर्स के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा? तो जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु 14 नवंबर से विशेष अभियान है वो चलाया गया था, जिसमें जयपुर शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए 14 नवंबर से अभियान शुरू हुआ है, जिसमें भिक्षावृत्ति से लिप्त व्यक्तियों को समझाकर संबंधित स्थलों से हटाया जाएगा, उन्हें पुनर्वास उनका करवाया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अभियान के दौरान आवश्यक कार्यवाही भी की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा ये DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र है जो स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए थे। 20 अक्टूबर को IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर शांतनु चौधरी और DRDO के सचिव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस उत्कृष्टता केंद्र में मुख्य रूप से रेगिस्तान, युद्ध कौशल प्रौद्योगिकी, भविष्योन्मुखी आवागमन प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना एवं युद्ध प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में ये लाभ और अनुसंधान इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार की किस योजना के अंतर्गत अलवर जिले में महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण के प्रथम बैच का शुभारंभ किया गया था? तो 3 नवंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा राजस्थान सरकार की नव जीवन योजना के अंतर्गत अलवर जिले में महिलाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण का जो प्रथम बैच है वो शुरू किया गया था। टीकाराम जूली के अनुसार राज्य में परिवारों को अवैध शराब के दलदल से जो मुक्त करते हुए महिलाओं और उन परिवारों को कौशल प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु नव जीवन योजना का संचालन है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो हथकंड शराब से लिप्त परिवारों का पुनर्वास इसमें करवाया जाता है। नवजीवन योजना का संबंध है इससे, जिसमें आपको बता दें कि नवजीवन योजना के अंतर्गत राजस्थान में जो प्रथम चरण के कौशल प्रशिक्षण बैच में अलवर शहर और अलवर ग्रामीण के नवजीवन परिवारों की 75 महिला प्रतिभागियों को 60 दिवसीय सिलाई का प्रशिक्षण इसमें मिलेगा स्वयंसेवी सहायता जो संस्था के माध्यम से। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार के खाद्य विभाग द्वारा कितनी राशन की दुकानों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा? तो खाद्य विभाग के अनुसार राजस्थान की 26,000 राशन की दुकानों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए कई अन्य राज्यों की उचित मूल्यों की दुकानों के मॉडल का भी अध्ययन किया जा रहा है सरकार के अनुसार, जिसमें ज़रूरतमंद व्यक्तियों को द्वारा अनाज मांगने पर उन्हें तत्काल गेहूं दिए जाने की व्यवस्था है इसमें कायम की जाए। साथ ही साथ जो खाद्य मंत्री वर्तमान में है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके अनुसार राज्य में फोर्टिफाइड आटा दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले साल 2023 में किस माह में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जोधपुर में आयोजित किया जाएगा? तो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अगले साल मार्च 2023 में पहला इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो जोधपुर में आयोजित होगा।
राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राजीव अरोड़ा के अनुसार 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक इंटरनेशनल एक्सपो जो जोधपुर में आयोजित होगा, जो इस बार जोधपुर में ये इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार इस फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन यहाँ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट उद्योग को नई पहचान देगा। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के अलावा जोधपुर और राजस्थान के फेमस प्रोडक्ट को इसमें बड़ा एक्सपोजर मिल सकेगा। इसका आयोजन राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेज़बानी में किया जा रहा है। इस बार देसी विदेशी बायर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पहला जोधपुर में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक 5 से 7 दिसंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो G20 की जो शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक है जो 5 से लेकर 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित होगी। तो भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो किया जा रहा है। G20 की शेरपा मीटिंग 5 दिसंबर को उदयपुर के सिटी पैलेस के दरबारा हॉल में आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको सहित जो 20 देशों के राजनयिक इसमें शामिल होंगे, जिसमें भारत भी है। आपको बता दें कि 1999 के बाद पहली बार भारत को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है और देश में इसके लिए उदयपुर के लिए जो शेरपा बैठक को चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव कब शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि जयपुर में जो 5 दिवसीय जो जयपुर कला महोत्सव की शुरुआत 5 नवंबर से की गई थी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में शिल्प ग्राम में इसकी शुरुआत है वो हुई है। कला के विविध रूपों और शैलियों को एक मंच पर साकार करने के लिए 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव, जिसका आयोजन 9 नवंबर तक 5 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आयोजित किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय कला महोत्सव का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग और प्रतिभा एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सोसाइटी जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा। तो इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपो 2022 जो राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विद्यार्थियों को जो विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रवेश लेने हेतु इसमें परामर्श दिया गया था। तो 9 नवंबर को इसका आयोजन है वो उदयपुर में हुआ था। यह सम्मेलन उदयपुर में पहली बार आयोजित किया गया था। सीडलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल और ग्लोबल रिच के संयुक्त तत्वावधान में 9 नवंबर को छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये जो सम्मेलन है आयोजित किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में कहां पर तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो नारायण सेवा संस्थान और डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया और व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक उदयपुर में ये तीसरी राष्ट्रीय व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप है जो शुरू हुई है। इस अनोखे इवेंट में देश भर से 300 से अधिक व्हील चेयर प्लेयर्स इसमें शामिल हुए हैं और 16 राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट के माध्यम से अपना जौहर दिखाएंगे। तो उदयपुर में इस प्रतियोगिता की शुरुआत है वो हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत है वो की जा रही है। तो राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा प्रदेश के 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम है वो शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर को जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर की गई थी। इसके बाद हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान स्कूलों में शतरंज खिलाया जाएगा। जी हाँ, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है BD कल्ला, उनके द्वारा बीकानेर में इंग्लिश स्कूल में जो 66वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान शतरंज खेल के उद्घाटन समारोह में ये ऐलान किया कि हर शनिवार को जो नो बैग डे मनाया जाता है और उसी दिन शतरंज भी स्कूलों में सिखाया जाएगा। तो 60,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम है जो राजस्थान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने श्रीनगर में आयोजित की गई 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो राजस्थान पुलिस में जो इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत मुकेश चौधरी जो हाल ही में श्रीनगर में 31वीं नेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वुशु के अंतर्गत मुकेश ने लगातार 10वीं बार गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय वुशु खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीनगर में 31वीं नेशनल चैंपियनशिप जिसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है मुकेश चौधरी, जो टूर्नामेंट में 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इस टूर्नामेंट का आयोजन है वो किया गया था।
मुकेश ने वुशु में पहली बार 2014 में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके बाद हाल ही में लगातार उन्होंने 10वीं बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मुकेश सब इंस्पेक्टर के रूप पर कार्य करते हैं जो राजस्थान में। ये वुशु खिलाड़ी है मुकेश चौधरी और राजस्थान के पहले और एकमात्र मिक्स्ड मार्शल आर्ट सर्टिफाइड पेशेवर खिलाड़ी है। तो अलवर में इनकी पोस्टिंग है और खेल के लिए जयपुर में ही रहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के पिछले संस्करणों की तरह ही इस साल भी जो स्टोन मार्ट में 11 और 12 नवंबर को जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 11 और 12 नवंबर को जो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल है विशेष रूप से आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस और एजुकेशन ऑफ इंडिया के स्टोन ट्रेडिशन पर केंद्रित रहा था। इस फेस्टिवल का उद्देश्य जो आर्किटेक्चर के रचनात्मक क्षेत्र में नए विचारों के आदान प्रदान करना और नेटवर्किंग संवाद प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करना है। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन है वो CDOS, रिको और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। राज्य की समृद्ध संस्कृति, विरासत और स्टोन आर्किटेक्चर के स्रोत पर इसमें डिस्प्ले भी किया गया था। साथ ही साथ इसमें जो एरेना में आर्किटेक्ट्स और डिजाइनरों के 15 प्रेरक प्रोजेक्ट्स को भी इसमें प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वीं NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में पणजी, गोवा में 4 से लेकर 10 नवंबर तक 42वीं NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। कंपाउंड वर्ग की महिला टीम स्पर्धा में प्रिया गुर्जर, सोमांशी मिदतवार और माया बिश्नोई और यशस्वी नाथावत भी शामिल थी, जिन्होंने राजस्थान टीम को स्वर्ण पदक दिलाया था। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला रहा था। 230-230 से बराबर था। उसके बाद टाई ब्रेकर में राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को 29-27 के मुकाबले से हराया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को कितनी श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिला है? तो नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य एवं SGST वैट कैटेगरी सहित 2 श्रेणियों में राजस्थान को गोल्ड मेडल दिया गया है। दिल्ली में आयोजित किए गए समारोह के दौरान हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी द्वारा दिए गए इस अवार्ड में राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के जो संयुक्त शासन सचिव वित्त में विभाग के इनके द्वारा ग्रहण किया गया था। यह पुरस्कार राजस्थान सरकार को स्टेट वैट श्रेणी में भी प्रथम स्थान आने पर गोल्ड मेडल है वो दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवीन स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन राजस्थान में किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान में जो नवीन स्टार्टअप नीति है जो राजस्थान सरकार द्वारा CM अशोक गहलोत ने इस नीति का अनुमोदन किया है। इससे प्रदेश के स्टार्टअप उद्यमशील विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्टअप और संस्थानिक इंक्यूबेशन सेंटर्स को लाभ मिलेगा। प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट 2020-21 में आई स्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लागू करने के संबंध में घोषणा की गई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 9 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें ये राजस्थान की नवीन स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में निर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय कब से बच्चों के लिए खोला जाएगा? तो राजस्थान विधानसभा में निर्मित राजनीतिक आख्यान संग्रहालय जो 14 नवंबर से विद्यालय के बच्चों के लिए खोला गया है और यह आपको बता दें कि प्रातः 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चों के लिए खुला रहे था। 29 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में एक अत्याधुनिक राजनीतिक आख्यान संग्रहालय जो राजस्थान विधानसभा भवन में बनाने की घोषणा की थी और इसी की ओपनिंग है वो की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक जानकारी मिले, इसके लिए 14 नवंबर से 1 महीने तक इस संग्रहालय में बच्चों को निःशुल्क प्रवेश है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के कौन से संस्करण को 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा? तो जनवरी माह में 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आइनॉक्स GT सेंट्रल जयपुर में जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो 15वां संस्करण है, ध्यान रखना 15वां संस्करण है, जिसका आयोजन 6 से लेकर 10 जनवरी 2023 अगले साल किया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसमें पद्मश्री शाहजी एन करुण जिफ इंडियन पैनोरमा जूरी के अध्यक्ष होंगे। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता जिफ इंडियन पैनोरमा के लिए पुरस्कारों के लिए फिल्मों का भी चयन करेंगे।
जिफ इस बार जिफ इंडियन पैनोरमा की कुल 12 फुल लेंथ जो भारतीय भाषाई फिल्मों को लॉन्चिंग करने जा रहा है। ये 15वां जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जिसका आयोजन अगले साल जनवरी माह में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस जिले में बनाई जा रही है? तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जो राजस्थान के जोधपुर में बन रही है, जहां पर राजस्थान की पहली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो जोधपुर में बनाई जा रही है, जिसमें 31 कोर्स होंगे और हर साल 4000 से अधिक स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग है वो जोधपुर में बन रही है। जोधपुर में बनने वाली फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का नाम है वो राजीव गांधी के नाम पर रखा गया जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत जिसका आयोजन 12 नवंबर को हुआ था। जी हाँ, ये चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत है जो राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में विधिवत रूप से इसका जो राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ है वो किया गया था, जिसमें अधिक से अधिक जो प्रकरणों को राजीनामे के जरिए निस्तारण के प्रयास है वो किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम बीसूका के आयोजन के जो क्रियान्वयन और समन्वय के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा जो जारी किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन और समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन 14 अक्टूबर को इसकी स्वीकृति दी गई थी। इस समिति के उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान, आपको ये याद रखना, लेकिन अध्यक्ष है इसके सीएम अशोक गहलोत, यानी मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष है। ये समिति जो राज्य स्तर पर प्रत्येक सूत्र के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम, प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करेगी। इस समिति की बैठक है जो वर्ष में 2 बार इस समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया को 2021 के लिए, लेकिन इस साल के लिए डॉक्टर माधव हाड़ा यानी 2022 के लिए जो 32वां बिहारी पुरस्कार, ध्यान रखना, माधव हाड़ा को दिया गया है और 31वां बिहारी पुरस्कार है वो मधु कांकरिया को मिला है। तो 9 नवंबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इन दोनों साहित्यकारों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए मिला है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग ओला पहर सखीरी के लिए दिया गया। तो आप इनकी कृति जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन है वो काफ़ी बार बनाए जाते हैं। हर साल किसी राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए पुरस्कार है वो दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण गरुड़, जिसका 12 नवंबर को इसका समापन हुआ है? तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच ये द्विपक्षीय वायुसेना का जो अभ्यास है जो 7वां संस्करण है गरुड़ का, जो 12 नवंबर को वायुसेना स्टेशन से जोधपुर में संपन्न हुआ था। जोधपुर एयरबेस स्टेशन पर दोनों देशों के बीच जो हाल ही में गरुड़ 7 का जो संयुक्त युद्धाभ्यास है जो 24 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चला था। तो गरुड़ का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था, आपको ये ध्यान में रखना है। फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के बीच राफेल लड़ाकू विमान A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान के साथ अभ्यास में इसमें हिस्सा लिया था, जबकि भारतीय वायुसेना दल में Su-30 MKI राफेल जो LCH तेजस और जगुआर लड़ाकू विमान इसमें शामिल थे। इस अभ्यास ने दोनों देशों के वायुसेना कर्मियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान किए, साथ ही साथ एक ही मंच उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस गरुड़ का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था इन दोनों सेनाओं के मध्य। इससे पहले ओड इवन के रूप में 6 युद्धाभ्यास हो चुके हैं। इसकी शुरुआत भारत से ही 2003 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो जयपुर ब्रिगेडियर पुनीता ए शर्मा जो सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर है, जिनको पूर्व ब्रिगेड मंच से दक्षिणी कमान जो दक्षिण पश्चिमी कमान से है, जिनको राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए 7 नवंबर को एक समारोह के दौरान जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था।
पुनीता ने कोविड महामारी के दौरान कोविड से जूझ रहे पैरामेडिक्स को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक वेब श्रृंखला का जो दिशा का आयोजन किया था, जो 1000 से अधिक चिकित्सा और नर्सिंग पेशेवरों को लाभान्वित करने वाली एक अनूठी पहल थी। सैनिकों और परिवारों के बीच स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान इनके द्वारा चलाया गया था, तो इसीलिए इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वो दिया गया है। पुनीता ए शर्मा को जो देश में यह पुरस्कार नर्सिंग पेशेवरों द्वारा दी जाने वाली जो मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के निशान के रूप में पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग की ओर से 11 से लेकर 13 नवंबर को जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया गया था? तो राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा 11 से लेकर 13 नवंबर को जोधपुर में डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन हुआ था। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के सुअवसर और आईटी के क्षेत्र में नवाचारों को मंच उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सरकार की ओर से इस डिजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन वो 11 से लेकर 13 नवंबर को जोधपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से 6 मारवाड़ी घोड़ों को किस देश में निर्यात किया गया है? तो राजस्थान से 6 मारवाड़ी घोड़े हैं जो बांग्लादेश में निर्यात किए गए हैं। इन घोड़ों का इस्तेमाल बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बग्घी खींचने के लिए किया जाएगा। ये पहली बार है जब रेगिस्तान में जो घोड़े की देसी नस्ल का निर्यात है वो किया जा रहा है। इन घोड़ों को बांग्लादेश पुलिस ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति की घोड़ा गाड़ी खींचने के लिए मंगवाया है। ये सभी घोड़े जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस द्वारा शासित बालसमंद लेक पैलेस के मारवाड़ स्टड के हैं। मारवाड़ी घोड़ों को उनकी सुंदरता, सुडौलपन, चाल और अन्य विशेषताओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कब से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का संचालन किया जा रहा है? तो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 14 नवंबर से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत है वो की जा रही है। इस अभियान में एंटी लार्वा सर्वे, सैंपलिंग और अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन है वो किया जा रहा है। मौसमी बीमारियों के संबंध में जागरूकता के लिए तो 28 नवंबर तक यह अभियान चला है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का संचालन है वो 14 नवंबर से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है? तो ऊंटों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा उष्ट संरक्षण योजना का अनुमोदन किया गया था, जिसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की थी। इस योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे को टैग लगाकर पहचान देने के लिए बाद ऊंट पालकों को 5,000 रुपये और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को इसमें 50 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। ऊंट के बच्चे को 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में पशुपालक को ही 5,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी पशुपालकों को 10,000 रुपये है सरकार द्वारा ऊंट पालकों को दिए जा रहे हैं। दोनों किस्तों की राशि ऊंट पालक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी और इस निर्णय से ऊंट पालकों को आर्थिक रूप से संबल और प्रोत्साहन मिल सकेगा और ऊंटों की संख्या में भी वृद्धि हो सकेगी। आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति सरकार द्वारा लागू किए जाने की घोषणा की थी और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन 13 नवंबर को किया था। इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। निवेश के क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा। इसमें SC ST सहित हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नई स्टार्टअप नीति में इसके तहत कुल 4200 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है और लगभग 1500 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार है वो मिल सकेगा। इस नीति से उद्यमी छात्र, ग्रामीण स्टार्टअप और संस्थागत उस्मायन के अंदर भी इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर इस साल दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राजस्थान के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार है वो दिया गया है? तो 3 दिसंबर को आपको बता दें कि पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर जिले को, जी हाँ, अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रविकांत के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल 2022 के पुरस्कार विजेताओं की सूची में अलवर को इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक साल ये पुरस्कार दिया जाता है। जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए सक्षम अलवर अभियान है वो शुरू किया था।
इसमें जो जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा, जिसमें सबसे पहले अप्रैल और मई में दिव्यांगजनों का घर घर जाकर सर्वे करते हुए डेटाबेस तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने 13 नवंबर 2022 को राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर का समापन समारोह जो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास जोधपुर में किया था। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये यात्रा हर जिले में पहुंचकर आम जन से बातचीत कर आईटी से उनके जीवन में आए बदलावों पर चर्चा करेगी, जानकारी लेगी और 1 माह बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परियोजनाएं भी तैयार होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुई अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत कितने महीनों तक शहर के छात्रों को पढ़ने के लिए हर महीने जो 2000 रुपये है वो इसमें दिए जाएंगे शहर में पढ़ने के लिए? तो राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शुभारंभ वो राजस्थान में किया गया है। इस योजना के तहत शहर में छात्रों को अब पढ़ने के लिए हर महीने 2000 रुपये दिए जाते हैं और 10 महीने तक ये रुपये दिए जाएंगे सरकार द्वारा। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो इसमें पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। योजना के तहत SC, ST, OBC, EWS, MBC के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 15 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ किया था। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग के जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जो अपने घर से शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन्हें आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए सरकार द्वारा ये वाउचर का लाभ प्राप्त कर से इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में पहली बार गिद्ध को हवाई मार्ग से राजस्थान में सिनेरियस गिद्ध ओखी को कहां पर लाया गया था? तो जोधपुर में ये सिनेरियस गिद्ध ओखी को लाया गया था हवाई मार्ग से। देश में पहली बार इसे लाया गया था हवाई मार्ग के माध्यम से। ओखी को उसके प्रजाति के गिद्धों के समूह में छोड़ा जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो प्रवासी पक्षियों के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी और रिसर्च के लिए भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। कन्याकुमारी जिले में साल 2017 में ओखी चक्रवात के दौरान फंसे एक घायल किशोर सिनेरियस गिद्ध को जंगल में छोड़ने के लिए सुरक्षित रूप से राजस्थान वो लाया गया है। सिनेरियस गिद्ध जो लंबी दूरी के प्रवासी और अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले होते हैं, देश में पहली बार इस गिद्ध को हवाई मार्ग से ले जाने की अनुमति नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 से 27 नवंबर तक स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महक शर्मा राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो कोटा की महक शर्मा जो 13 से लेकर 27 नवंबर तक स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय टीम के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से स्पेन के लिए रवाना हुई थी। कोटा बॉक्सिंग एसोसिएशन के महासचिव देवी सिंह के अनुसार महक 66 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। महक राजस्थान की इकलौती मुक्केबाज है जो इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल की गई थी। तो महक कोटा की चौथी इंटरनेशनल बॉक्सर भी बनी है। इससे पहले अरुंधति चौधरी, निशा और ईशा गुर्जर जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था? तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया था। इस संस्थान से आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जो 56.91 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने 11 नवंबर को जोधपुर सिटी में करीब 395 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में आयोजित किए गए इंडिया स्टोन मार्ट 2022 में सीडोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का जो 11वां संस्करण है जो 10 से लेकर 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया था। इसी अवसर पर सीडोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से अशोक पाटनी, आर वीरमणि, अरुण कुमार अग्रवाल को सम्मानित किया गया था। इस दौरान देश विदेश से आए कई बायर्स, घरेलू उद्यमी, B2B मीटिंग है वो इसमें आयोजित की गई थी। तो इंडिया स्टोन मार्ट का जो 11वां संस्करण है जो 10 से लेकर 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में इसे JCC में आयोजित किया गया था। जो रिको के चेयरमैन
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और विवेकानंद के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन राजस्थान में कब किया जा रहा है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विवेकानंद संदेश यात्रा, जिसका आयोजन राजस्थान में 19 नवंबर से किया जा रहा है। 19 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यह यात्रा खेतड़ी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति परिसर मंदिर से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के छोटे से गांव मांगणियार में जन्मे विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकार मामे खान को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड वो दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा लोक कलाकारों को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा मामे खान को 51,000 रुपये पुरस्कार और ताम्रपत्र देकर सम्मानित करेगी। लोक गायक मामे खान मांगणियार ने फ्रांस में आयोजित किए गए 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में शिरकत की थी और फ्रांस की रेड कारपेट पर चलने का गौरव हासिल किया था। तो ये देश के लिए पहला मौका था जब कोई लोक गायक इस फिल्म फेस्टिवल में जो हिस्सा लिया हो और रेड कारपेट पर चल रहा हो। अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान है वो देश की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री गायिका इला अरुण को मुंबई में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो जिफ का 15वां संस्करण, जिसमें कितनी भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन किया गया था? तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में 12 भारतीय भाषाई फिल्मों का चयन है वो किया गया था। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका आयोजन साल 2023 में अगले साल 6 से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। इस फेस्टिवल के फाउंडर है और डायरेक्टर है हनु रोज। इस फिल्म फेस्टिवल में 12 अवार्ड वो दिए जाएंगे और इस फेस्टिवल से जो पहले अगर बात की जाए तो भारतीय सिनेमा को एक सूत्र में पिरोने के लिए टॉर्च कैंपेन का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल, जिनको वर्ष 2022 के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा 14 नवंबर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान किया था। 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड वो दिया जाएगा इस साल और ये पुरस्कार 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेगी। अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में राजस्थान के सीकर जिले के गांव सिहोड़ी ढाणी नीमड़ी के ओम प्रकाश मिठारवाल का भी नाम शामिल है। ओम प्रकाश राजस्थान के इकलौते निशानेबाज है जो राष्ट्रमंडल खेलों में 2 पदक जीत चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ओम प्रकाश 3 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। वहीं नेशनल लेवल पर अगर बात की जाए ओम प्रकाश की तो साल 2015 से 2022 तक कुल 9 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन किए जाने की घोषणा किसने है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो सीएम निवास पर जो पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यह फैसला लिया गया है, जिसमें राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट कलाओं और संस्कृति के संरक्षण और उत्थान के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन करवाने जा रही है। ये लोक कला उत्सव जो पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा, राजस्थान लोक कला उत्सव। नेक्स्ट है, हाल ही में गुलाबी नगरी जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया था? तो गुलाबी नगरी जयपुर का जो 295वां स्थापना दिवस है वो 18 नवंबर को मनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी जयपुर, जिसकी उम्र 295 साल हो चुकी है, जयपुर है 295 वर्ष का हो चुका है। खूबसूरत शहर जयपुर की जो 3 ओर से अरावली की पर्वतमाला से घिरा हुआ है, शहर को दुनिया भर में गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। जयपुर शहर गुलाबी नगरी, जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के जो शासक महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से की थी। देश में पहली बार किसी शहर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था। तो 295वां स्थापना दिवस जयपुर का हाल ही में 18 नवंबर 2022 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाड़िया लोहार जनजाति के विकास के लिए गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन किए जाने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाड़िया लोहार जनजाति के विकास और उत्थान के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब गाड़िया लोहार समाज के लिए एक अलग से राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन है वो किया गया है। इस प्रस्तावित बोर्ड का काम गाड़िया लोहार समाज के विकास और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना
और ये समुदाय को जो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास उपलब्ध करवाना और संचालित जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना इस बोर्ड का मुख्य कार्य रहेगा। और इसमें सीएम अशोक गहलोत की ओर से गठित इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित जो 5 सदस्य होंगे, यानी टोटल इसमें 7 सदस्य होंगे। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इस साल का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान किसे दिया गया है? तो मरुदेश संस्थान की ओर से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो सेठिया हवेली सुजानगढ़ में 11 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में नेम प्रकाशन डेह नागौर के वरिष्ठ साहित्यकार पवन पहाड़िया, ध्यान रखना पवन पहाड़िया, जिन्हें इस साल का कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान है वो दिया गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल सेठिया 11 नवंबर को 14वीं इनकी पुण्यतिथि थी। सेठिया, आपको बता दें, कन्हैयालाल सेठिया जो राजस्थान हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इनके सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि जो पाथल पीथल है और धरती दोहरारी जो गीत आपने जरूर सुना होगा वो इन्हीं की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया तो 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में इनका जन्म हुआ था और हाल ही में इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुरस्कार वो दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने दिल्ली में आयोजित किए गए नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब जीता है? तो दिल्ली में आयोजित हुए नेशनल मिसेज इंडिया के खिताब है वो उदयपुर की मीनाक्षी शर्मा ने जीता है। जी हाँ, उदयपुर से है मीनाक्षी शर्मा, जिन्होंने जो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए नृत्य के साथ रैंप पर मीरा की भक्ति और मीरा के जोगन स्वरूप को प्रदर्शित किया। और इन्होंने दिल्ली में मिसेज इंडिया का खिताब है वो अपने नाम किया था, नेशनल मिसेज इंडिया। इसके बाद ये अगले साल दुबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड फिनाले में ये तैयारी करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 4 दिवसीय 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप जिसके फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को हराते हुए खिताब जीता है, यानी राजस्थान है वो इसमें विनर रही है। जो राजस्थान और हरियाणा के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने हरियाणा को 36-23 के स्कोर से हराया है। कबड्डी में उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप जो उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित की गई थी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 नवंबर को हरिद्वार के पंतद्वीप मैदान में 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया था। तो 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों की टीमें शामिल हुई थी, जिसमें विजेता रही राजस्थान की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के पैनोरमा के निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो देश की स्वतंत्रता के लिए राजस्थान में क्रांति की अलग जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में इनके पैनोरमा के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस पैनोरमा से आम जन को वीर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की जानकारी मिल सकेगी। युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागृत हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान शिक्षा विभाग के किस ऐप ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम इस नाम से एक ऐप बनाया गया जिसका नाम है RKSMBK ऐप, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला के अनुसार राज्य के स्कूल विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 1.35 करोड़ OCR शीट का आकलन करने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से इस कीर्तिमान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी राजस्थान को दिया गया था। RKSMBK ऐप जो 5 सितंबर को इस ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 नवंबर को 8वां राष्ट्रीय COCDC अवार्ड 2022 समारोह किस जिले में आयोजित किया गया था? तो 17 नवंबर को राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा जोधपुर जिले के शिकारगढ़ में, जी हाँ, जोधपुर जिले के शिकारगढ़ में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड RICO के संयुक्त तत्वावधान में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी COCDC की ओर से ये छठा जो 8वां राष्ट्रीय COCDC अवार्ड है, 8वां संस्करण है, जिसका समारोह का शुभारंभ है वो जोधपुर के शिकारगढ़ में किया गया था। देश में विभिन्न हिस्सों की कंपनियों, संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों और उद्यमियों को विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों और उल्लेखनीय कार्यों के लिए इसमें यह नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। इस समारोह में आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान सहित 50 उद्यमियों को इसमें नवाजा गया था।
और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किए उद्यमियों में से 21 सर्वाधिक उद्यमी है वो राजस्थान से ही थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1C के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो जयपुर मेट्रो के राजस्थान में विस्तार के लिए सीएम अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मेट्रो के फेज 1C के निर्माण के लिए 993.51 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह फेज बड़ी चौपड़ को ट्रांसपोर्ट नगर से जोड़ने वाला है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 2.85 किलोमीटर रहेगी। मेट्रो फेज 1C में 2.26 किलोमीटर भूमिगत और 590 मीटर का हिस्सा इसमें एलिवेटेड रहेगा। पर कोटा सीमा तक मेट्रो का संचालन भूमिगत रहा जाएगा। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए फेज 1C और फेज 1D के निर्माण किए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला 23 नवंबर को कहां आयोजित की गई थी। तो राजस्थान में राजस्व अदालतों के पीठासीन अधिकारियों की ये 3 दिवसीय कार्यशाला है जो 23 नवंबर से अजमेर में आयोजित हुई थी और इसका जो आयोजन है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा किया गया था। नवाचारी पहल के तहत राजस्थान में राजस्व अदालतों के लिए दूसरी निर्णय लेखन कार्यशाला जिसका आयोजन 23 से लेकर 25 नवंबर तक अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में किया गया था। इस कार्यशाला में पूरे राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल हुए थे और 23 नवंबर की सुबह इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था जिसकी अध्यक्षता जो राजेश्वर सिंह जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष है अजमेर के, इनके द्वारा की गई थी। और कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कानून और अधिनियम सहित राजस्व कानूनों से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पहली बार होने वाली तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, तीसरी नेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप जिसका आयोजन नारायण सेवा संस्थान और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान रॉयल्स के सहयोग से उदयपुर में 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि सूरजपोल स्थित RCA ग्राउंड उदयपुर में इसके लिए नया पिच भी तैयार किया गया है। इस ग्राउंड पर चैंपियनशिप का उद्घाटन और समापन सहित जो फाइनल मैच के 11 मैच है वो आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। तो एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से शत्रुनाश युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। इस युद्धाभ्यास के दौरान थल सेना और वायुसेना ने आपसी सामंजस्य बनाते हुए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने हेतु ये अभ्यास किया था। थल सेना के भीष्म टैंक और अजय T-72 टैंक K9 वज्र सरंग ने चारों ओर दुश्मन से टारगेट करते हुए प्रहार किया। वहीं वायुसेना के अपाचे चेतक हेलीकॉप्टर ने आसमान से दुश्मनों को ढेर करते हुए इसमें प्रहार अभ्यास है वो किया था। भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने 21 नवंबर को राजस्थान के थार के रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया था। इसमें जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से फायरिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 कार्यक्रम में राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है वो दिया गया था। तो प्रदेश के 2 राजकीय विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है वो मिला था। दोनों ही अजमेर संभाग से संबंधित है। एक था स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक में, दूसरा है राजकीय बालिका विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में। तो इन दोनों विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार वो दिया गया था। 19 नवंबर को दिल्ली के आकाशवाणी भवन में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का आयोजन है वो किया गया था। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 2 राजकीय विद्यालयों ने पुरस्कार प्राप्त किए थे। राष्ट्रीय श्रेणी में 5 और समग्र श्रेणी में 34 स्कूलों सहित कुल 39 स्कूलों को ये पुरस्कार वो दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को लेकर स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को लेकर स्वीकृति दी गई है। इस समिति के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी अनुमोदन किया गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना का इसके माध्यम से सुचारू रूप से संचालन और क्रियान्वयन किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम जो जॉब वर्क की योजना है वो लाई गई है? तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की है, जिसमें निजी और सरकारी उपक्रम में महिलाओं को नौकरियां मिल सकेगी, वे घर बैठे काम कर पाएगी। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। योजना के तहत 20,000 से अधिक महिलाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है वो राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई जो राजस्थान में वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बनाना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को उनकी अभिरुचि क्षमताओं के अनुरूप ही जो वर्क फ्रॉम होम जॉब से माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार से जो किसी भी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर बैठे आराम से रोजगार कर सकेगी। तो इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं अलग अलग नौकरी के लिए। सभी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के आयोजित होने वाली 200 बैठकों में से स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए राजस्थान के किस जिले में बैठक का आयोजन किया जाएगा? तो G20 की मीटिंग्स है वो जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में होने वाली है। लेकिन जो जोधपुर में बैठक होगी, जिसमें इस मीटिंग में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा की जाएगी। तो यह मीटिंग अगले साल 2 से लेकर 3 फरवरी को जोधपुर में आयोजित की जा रही है। इस बार G20 देशों के जो समूह की मेज़बानी है वो अपना देश भारत कर रहा है। तो इस दौरान G20 की 200 बैठकों का आयोजन है वो देश भर में किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले G20 की जो शेरपा बैठक है वो भी उदयपुर में इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाली है। तो G20 के राष्ट्राध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन वो अगले साल सितंबर में होगा। तब तक एक साल के लिए देश के अलग अलग शहरों में G20 देशों के प्रतिनिधि अलग अलग विषय पर बैठक करेंगे, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के नए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए जोधपुर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। G20, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, ये यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक संगठन है जिसका गठन 1999 में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डेफ ओलंपिक 2022 के कितने पदक विजेताओं को कुल 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी? तो डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 के 3 पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए की राशि है वो राजस्थान सरकार देगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए स्वीकृति भी प्रदान की है। डेफ ओलंपिक गेम्स में आपको बता दें कि डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण पदक विजेता अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, इन दोनों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जबकि डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि बीकानेर की वेदिका शर्मा ने निशानेबाजी में ब्राजील डेफ ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था। वहीं जयपुर के अभिनव शर्मा ने बैडमिंटन में डेफ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। कोटा की गौरांशी ने भी डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन के अंतर्गत गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? तो करौली में। ध्यान रखना, करौली के महावीर जी में 24 नवंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्वजारोहण के साथ पंच कल्याणक महोत्सव झंडारोहण के माध्यम से शुभारंभ किया था। 24 नवंबर को भगवान महावीर का पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक उत्सव शुरू हुआ है, जिसमें 24 से 28 नवंबर तक पंच कल्याणक कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए थे। वहीं 28 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक महामस्तकाभिषेक है वो करौली के महावीर जी में होगा। पंच कल्याणक जो जैन ग्रंथों के अनुसार वे 5 प्रमुख घटनाएं हैं जो सभी तीर्थंकरों के जीवन में घटित होती है। इसमें तीर्थंकर प्रभु की आत्मा माता के गर्भ में, फिर जन्म लेना, फिर दीक्षा ग्रहण, कैवल्य की प्राप्ति और अंत में निर्वाण और मोक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हुआ है? तो ये ध्यान रखना, ओस्ट्रा हिंद 2022 जो भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया सेना के मध्य आयोजित हो रहा है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये ओस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के सभी अंगों और सेवाओं की टुकड़ियां इसमें हिस्सा लेगी। ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2nd डिवीज़न की 13वीं ब्रिगेड के सैनिक अभ्यास स्थल पर आए हैं बीकानेर में। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ओस्ट्रा हिंद 22 जो सैन्य अभ्यास है, जो प्रत्येक वर्ष आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बारी बारी से इसका आयोजन किया जाएगा।
इस द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में आपको बता दें कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है सकारात्मक सैन्य संबंध बढ़ाना और एक दूसरे की जो बेहतरीन सैन्य कार्य प्रणालियों को अपनाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के जन कल्याण पोर्टल का चयन साल 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया था? तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की जो परियोजना जन कल्याण जो पब्लिक वेलफेयर पोर्टल है, जिसका चयन वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया था। जन कल्याण पोर्टल के प्रभारी अधिकारी राजेश सैनी जो IT मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि जो जन कल्याण पोर्टल ने राजकीय सूचनाओं तक आम जन की पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2020 में CM अशोक गहलोत ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल में सभी विभागों की जनहित में चल रही योजनाओं, परियोजनाओं और सेवाओं दस्तावेजों का संकलन किया जाता है। स्कॉच समिट जो कमेटी है उसके समक्ष पोर्टल का जो विस्तृत रूप से ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण इसमें दिया गया था और इसके पश्चात समिति ने पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना था। नेक्स्ट है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो राजस्थान के 5 कलाकारों को अमृत अवार्ड वो मिला है। जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 कला पुरोधाओं को अमृत अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा की थी। अमृत अवार्ड विजेताओं में राजस्थान, मध्य प्रदेश के 5 वरिष्ठ कलाकार इसमें शामिल है। इसमें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, ताम्रपत्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा कलाकारों को। जिन कलाकारों को पुरस्कार मिला है जिसमें नारायण माथुर लोक संगीत, इसके अलावा भारत रत्न भार्गव जो रंगमंच के लिए, जोधा खान दोदे खान को मिला है लंगा संगीत के लिए, और इसके अलावा हकीम खान मांगणिया को लोक संगीत के लिए, और कथक कलाकार गिरधारी लाल पंवार गिरधारी महाराज को भी यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्योग विभाग की ओर से 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो उद्योग विभाग की ओर से 9 से लेकर 12 दिसंबर तक 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की स्टॉल लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम जयपुर के जल महल पर आयोजित किया जाएगा। बीकानेरी भुजिया, जोधपुर के मिर्ची बड़े, प्रतापगढ़ का आम पापड़ जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों के विशेष व्यंजनों का जायका आपको एक ही स्थान, एक ही परिसर में देखने को मिलेगा। उद्योग विभाग के द्वारा 9 से लेकर 12 दिसंबर को 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन वो किया जा रहा है। राजस्थान हाट जल महल जयपुर में चलने वाले इस फेस्टिवल में सभी जिलों के जो विशेष उत्पादों के जो मशहूर खाद्य उत्पाद, मसाले, मिठाई और रसोई से संबंधित बर्तनों से संबंधित स्टॉलें भी यहाँ पर लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो राजस्थान के करीब 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अजमेर जिले से की गई है। उसके बाद अगले महीने में इसे सभी जिलों में लागू करने की तैयारी है। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की मंशा से अजमेर के गेगल थाने को पायलट प्रोजेक्ट के लिए इसके लिए चुना गया है। गेगल थाने में प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक अवकाश की सुविधा है वो शुरू की गई है। उसके बाद अजमेर जिला और पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। इस पुलिस थाने में 28 नवंबर से पुलिस जवानों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। वीकली ऑफ के तरीके से अलग अलग साप्ताहिक अवकाश होगा। इसमें साप्ताहिक अवकाश योजना 28 नवंबर से इस चौकी पर गेगल पुलिस थाने पर यह लागू कर दी गई है जो अजमेर में है। जो DGP उमेश मिश्रा 24 नवंबर को अजमेर यात्रा के दौरान पुलिस थानों में तैनात जवानों को जो विपरीत और कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करने पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की थी और उन्हें बताया कि जो पुलिस कर्मियों को राजकार्य के साथ साथ स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, तो 1 दिन का वीकली ऑफ है वो उनको मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअल रूप से शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कब से की गई है? तो CM अशोक गहलोत ने 29 नवंबर को जयपुर से बाल गोपाल योजना और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना, इन दोनों योजनाओं की वर्चुअल रूप से शुरुआत की है, जिससे तकरीबन 70 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस है वो वितरित की जाएगी। पहले बाल गोपाल योजना और फ्री स्कूल ड्रेस योजना जो 15 नवंबर को जयपुर के SMS स्टेडियम से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन 14 नवंबर को कार्यक्रम रद्द किया गया था। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के तकरीबन 70 लाख बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। जो मुख्यमंत्री की बाल गोपाल योजना है, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 लीटर और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को
200 मिलीलीटर है वो इसमें दूध है वो मिलेगा। जो 150 मिलीलीटर जो 1 से 5वीं तक के बच्चों को और 6 से 8वीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर मिल्क पाउडर से बने दूध का वितरण किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि हफ्ते में 2 दिन ये दूध है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार स्कूलों में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की मदद से दूध पहुंचाएगी। शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रदेश के 64,479 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चे, जिसमें 67 लाख से अधिक बच्चों को फ्री स्कूल यूनिफॉर्म की फैब्रिक के 2 सेट भी दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए हर स्टूडेंट के खाते में 200 रुपये की राशि है वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में डूंगरपुर जिले में मावजी महाराज का म्यूजियम बनाने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो डूंगरपुर जिले में मावजी महाराज का म्यूजियम बनवाने के लिए तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है, इन्होंने 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है, जिसमें 8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और 2 करोड़ रुपए इसके लिए राज्य सरकार देगी। साथ ही देश की सभी यूनिवर्सिटी में मावजी महाराज की गाथा शामिल की जाएगी। म्यूजियम में मावजी महाराज का अवतार एवं उपदेश दिए भविष्यवाणियों का पूरा विवरण डिजिटल माध्यम से बताया जाएगा। वागड़ के महान संत थे मावजी महाराज, जो प्रदेश के साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। संत मावजी स्वच्छ समुदाय के प्रवर्तक थे। संत मावजी को कृष्ण का निकलंकी अवतार माना जाता है। आज उनकी जो आवाज़ है उसको चोपड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था। तो जयपुर में राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 28 नवंबर को समापन हुए समारोह के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया था। जयपुर डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन यूनियन फुटबॉल ग्राउंड रामनिवास बाग जयपुर में हुआ था। इस प्रतियोगिता में 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। इसमें जो 54वीं पुरुष और 34वीं महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता में सीनियर स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के विजेता को खेल के बड़े क्षेत्र में अवसर है वो देखने को मिलेंगे। जो तमिलनाडु में हो रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का इसके माध्यम से मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गंग नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में स्वर्ण श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला है। तो केंद्र के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय के द्वारा जो जिला स्तरीय ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 स्वर्ण में जो IAS रुक्मिणी रियार सिहाग को दिया गया है। रुक्मिणी जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत है और जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो संपन्न हुई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में स्वर्ण श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। इनको यह पुरस्कार गंगानगर की जिसमें जिला कलेक्टर थी उसमें गंग नहर विनियमन कंप्यूटरीकरण योजना जो परियोजना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित फिल्म निर्माता और निर्देशक KC बोकाडिया को मुंबई में चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। तो राजस्थान के जयपुर से KC बोकाडिया का संबंध है, जिसे मुंबई में दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार चतुर्थ से सम्मानित किया गया है। जयपुर मूल के KC बोकाडिया जो फिल्म निर्माता निर्देशक मुंबई में इन्हें चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स फिल्म समारोह 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें इनको पुरस्कृत किया गया है। बोकाडिया को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान इन्होंने 60 से अधिक बॉलीवुड मूवी का निर्माण किया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, हिंदी मूवी भी इनमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने गांवों में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। तो 25 नवंबर को राजस्थान के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के 568 गाँवों को सामुदायिक भवनों का निर्माण है वो उन गाँवों में करवाया जाएगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी। टीकाराम जूली के अनुसार यह योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर ही लागू की गई है। सामुदायिक हॉल और भवन बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 568 गांवों का चयन है वो इसके लिए किया गया था, जिसमें सबसे अधिक 103 गांव गंगानगर जिले से थे। प्रत्येक गांव में 25-25 लाख रुपए की लागत से ये सामुदायिक हॉल और भवनों का निर्माण किया जाएगा। योजना सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जो उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों वित्त विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में राजस्थान के कितने हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया था।
तो दिल्ली के विज्ञान भवन में शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के 5 हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार और 14 श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को इसमें जो हस्तशिल्प के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मान समारोह में शिल्प गुरु पुरस्कार विजेताओं को सम्मान स्वरूप सोने का सिक्का, 2 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र, शॉल और प्रमाण पत्र दिया गया था। वहीं हस्तशिल्प के जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है जिनको 1 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र और प्रमाण पत्र दिया गया है। राजस्थान के विनोद कुमार जांगीर को साल 2017 के लिए चंदन की लकड़ी पर जो बेहतरीन कारीगरी के लिए जो शिल्प गुरु पुरस्कार के लिए चुना है, जबकि मोहनलाल सोनी को साल 2017 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए, मोहनलाल शर्मा को 2019 में ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए, आशाराम मेघवाल को 2019 में और गोपाल प्रसाद शर्मा जिनको 2018 में मिनिएचर पेंटिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस सेवा दूरसंचार के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस सेवा दूरसंचार के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय के बाद पुलिस संचार विभाग में 94 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार पुलिस दूरसंचार विभाग में इन पदों की सेवाएं आवश्यकता होने पर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा तकनीकी कोर ग्रुप के लिए ली जा सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में बजट में राज्य के कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जो विभिन्न विभागों के कैडर रिव्यू तथा नवीन पदों के सृजन की घोषणा की गई थी और इसी क्रम में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 1 महीने में बने थे नवंबर माह के। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको PDF निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसके अलावा डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए GK सर्च इंजन के साथ। अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स के जो स्पेशल एग्ज़ाम की जो PDF लेना चाहते हैं, जो 2nd ग्रेड रीट, RAS, राजस्थान हाईकोर्ट, LDC और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको मिलेगा जनवरी से लेकर नवंबर माह के, जी हाँ, जनवरी से लेकर नवंबर माह के 800 से अधिक व्याख्या सहित क्वेश्चन। तो यहाँ से काफ़ी सारे एग्ज़ाम जैसे वन रक्षक का हुआ तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बने हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो मात्र 50 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 800 से अधिक व्याख्या सहित क्वेश्चन मिलेंगे, एक PDF होगी। इसके अलावा जिसमें आपको E-लाइब्रेरी का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण नोट्स है वो इसमें आपको मिल जाएंगे और सभी प्रकार की बुक्स आप यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी PDF में आपको योजनाएं, खेल परिदृश्य, राजस्थान के आयोग, बजट, नीतियाँ, कौन क्या है, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की रैंकिंग, जो प्रमुख PDF है वो आपको एक साथ कंबाइंड रूप से मिल जाएगी। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे दिए गए नीचे नंबर 8955998445 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये PDF चाहिए जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।